आरक्षण कब तक चाहिए? तो ठीक है, हाथरस बंद हो जाए, दलित स्त्रियों पर अत्याचार बंद हो जाए, खैरलाजी बंद हो जाए, मिर्चपुर, गोहाना, झज्जर, पता नहीं कितने सारे। वो जो दलित लड़का अपनी मूछ सिर्फ ऐंठ करके ऊपर किए हुए है, तो मूछ ऐंठी हुई ऊपर क्यों है, इसके लिए मारा जाता है। जब तक ये चलता रहेगा तब तक आप आरक्षण को खत्म कैसे कर देंगे? जो अभी इस समय का माहौल जो चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि संविधान पर बात हो रही है, आरक्षण पर बात हो रही है, और लगातार आरक्षण को निजीकरण के द्वारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे कितना नुकसान हो सकता है बहुजनों को? मैं समझती हूँ केवल बहुजनों को ही नहीं, इसका नुकसान सवर्णों को भी होगा, क्योंकि हम जिस देश दुनिया में रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज को आप याद करिए कि विश्व गुरु के नाम पर दंभ भरने वाले लोग, क्या ये एसी, पंखा, लाइट दे पाए थे? ये सारा का सारा विश्व गुरु भारत ने अपनी विश्व गुरुआई दिखाते हुए क्यों तैयार नहीं कर लिया था? क्यों औद्योगिकरण का हमको इंतजार करना पड़ा? और इन सब पर काम करने वाला मूलतः कौन है? तो ये जो सम्मान जो बहुत अर्जित कर रखा है इस सवर्ण तबके ने भी, वो भी किन वजहों से हो रहा है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। अब एक अभी बिल्कुल जो ताजा प्रकरण है कि लेटरल एंट्री हो रही है। अभी कुछ शायद 22 से 27 पोस्ट, बड़ी हायर पोस्ट ऑफर कर दी गई। मतलब उसके लिए एडवर्टीज हुआ है। इस बात को लेकर के तो हर किसी में बेचैनी है। जो खुद क्लास 1 की मतलब कि आईएएस वगैरह की पोजीशंस, आईएएस खुद परेशान है कि उनके प्रमोशन के रास्ते बंद हो गए। अब वो प्रमोशन नहीं पा सकते क्योंकि इन जगहों पर तो ये लोग आ जाएंगे। तो केवल, मैं फिर कह रही हूँ कि इसका नुकसान केवल दलित बहुजन पर नहीं होने वाला है, इसका नुकसान सवर्णों पर भी होने वाला है। अब ये पोस्ट जैसे ही फिलअप कर दी गई तो इतनी पोस्ट तो अगले 20-25 सालों के लिए ऑक्यूपाइड हो गई ना। अब ये पोस्ट एडवर्टीज होंगी क्या? तो वो जो लड़का नया पढ़ाई कर रहा है और अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहा है, लड़का या लड़की, तो वो उन लोगों के लिए तो कोई पोस्ट ही नहीं बची। और जब पोस्ट ही नहीं बची तो ये एडवर्टीजमेंट होंगे काहे के? और जब एडवर्टीजमेंट ही नहीं होना है और कल को आप ऐसा ही करते करते अपने मनपसंद के कुछ लोगों को किसी तरह से दाएं रास्ते, बाएं रास्ते, पीछे के रास्ते, किसी भी रास्ते से ला करके आप उनको इन जगहों पर बिठाल देंगे, तो इन तमाम आयोगों की जरूरत क्या है? इन्हीं को ताला मार दीजिए, वापस ले आइए। मैं क्रोध में मैं गुस्से में हूँ इस बात को लेकर के कि हम जो यूनिवर्सिटीज में हैं, हम बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को इतनी मेहनत करवाते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा सिलेबस जो नेशनल लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके साथ मैच कर रहा है या नहीं, उसको लेकर के हम उनके भीतर कैसी अवेयरनेस पैदा करें, क्या करें। और वो जो व्यक्ति है जिसने अपने समय में इन सारे एग्जाम्स को क्रैक नहीं किया, वो अब अचानक लेटरल एंट्री के तहत इन पोस्ट पर आ जाएगा। तो आरक्षण पूरी की पूरी जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन तमाम सरकारी संस्थाओं पर संकट के बादल आ चुके हैं। सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं। ये जो निजीकरण होता चला जा रहा है,
तो इसमें सरकार की सहभागिता कितनी रहेगी? और जब सरकार की सहभागिता ही नहीं रहेगी और लोगों को इस बात का की भी बड़ी गलतफहमी है कि जैसे आरक्षण था तो हम मतलब कि 100% हमको सारी चीजें मिल गई। आप पता करिए कि कितना बैकलॉग बाकी है, कितना जबरदस्त बैकलॉग हमारा अभी भी बाकी है। बैकलॉग तो पूरा हुआ नहीं और ये सारी चीजें और आरक्षण के विरोध में लोगों ने खूब प्रदर्शन किए भी हैं और तो और उस विरोध के तहत उस संविधान की प्रति भी जंतर मंतर में जला दी गई और वो सारे के सारे अब कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। मतलब सरकार कितनी निर्लिप्त है संविधान के सम्मान से। उसको भारत की अस्मिता जिस संविधान के माध्यम से निर्मित हो रही है उसको लेकर के कोई चिंता नहीं है कि सरकार तो अभी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रही है। और मैं तो यहाँ से कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि यदि ये हिंदू राष्ट्र होता है तो हम वो जो तथा कथित विश्व गुरु था जिसके पास कुछ नहीं था, सारा का सारा शाब्दिक जाल था, वापस वही दिन जरूर आ जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्त्रियों के प्रति हिंसा कैसे बढ़ गई। आपको दिखाई दे रहा होगा कि केंद्र सरकार में जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है तो गुजरात का ऊना मॉडल क्या दिखा रहा है। कितने दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। सांप्रदायिक जो वैमनस्य है वो कितनी तेजी से बढ़ गया है। सरकार स्वयं अब हिंदू धार्मिक कार्यों में शामिल होने लगी है। सरकार दिवाली मनाने लगी है। इससे ज्यादा तकलीफ की बात क्या होगी कि सरकार बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों के लोक कल्याणकारी कार्यों को करने में देश के हर एक नागरिक को लोक कल्याण की तरफ ले जाने के बदले किसी एक धर्म का स्वयं प्रचार प्रसार करने लग गई है। क्या भारत वर्तमान संदर्भों में ऐसा ही रहेगा? हम सारे के सारे लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं कि अब जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो इसको शायद धीरे धीरे चिन्हित करने लगा है और इस पर चिंताएं अपनी प्रकट करने लगा है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत सारी जो चिंताएं हैं वो हमें बताई। मैम, एजुकेशन पॉलिसी पे हमेशा बात होती रहती है और ये बदलने की जो है शुरुआत हो गई है, तो इससे कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? एजुकेशन पॉलिसी को पढ़े हुए भी अब एक समय हो गया, पर जो मुझे याद है तो उसके हिसाब से जब हमारे पास जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में एक बच्चा एडमिशन लेता था तो यदि वो बीए पार्ट 1 में एडमिशन ले रहा है तो उसकी डिग्री तब ही पूरी होती थी जब वो बीए 3rd 3 साल का कोर्स कर लेता था। पर अब उसके पास एग्जिट पॉइंट अलग अलग बना दिए गए हैं और हमारे सामने मतलब कि ये भी बात थी कि चाहे जो हो जाए, जिस भी व्यक्ति को शिक्षा का मतलब समझ में आता था वो किसी भी हाल में अपनी शिक्षा को पहले पूरी करता था। पर अब ये स्थिति हो जाने के बाद उस पर तरह तरह का दबाव बना दिया जाएगा, बच्चे पर तरह तरह का दबाव बना दिया जाएगा और वो किसी भी समय वहां से एग्जिट हो जाएगा तो वो एक ग्रेजुएट नहीं कहला पाएगा।
जब बात की जाएगी कि ग्रेजुएट की ही ज़रूरत है, तो क्या वो कभी अप्लाई कर पाएगा जब अगर उसने पहले साल में ही एग्जिट कर लिया, दूसरे साल में? हाँ नहीं, फिर तो नहीं हो पाएगा। वो तो डिप्लोमा वगैरह कहलाएगा, उसके लिए सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, इस तरह का, पर वो ग्रेजुएट नहीं कहलाएगा। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो उसके पास नहीं होगी, और इस तरह से वो जो एक बाध्यकारी तरीके से अपनी डिग्री पूरी करता था, उसके पास वो अवसर नहीं रह जाएगा, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन वापस एक चौड़ी खाई के तौर पर हमारे सामने आता हुआ मुझे दिखाई देता है। डिस्क्रिमिनेशन की बात आपने की और लगातार बात हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले कहा था कि आरक्षण कब तक चाहिए, तो क्या आरक्षण को अब खत्म कर देना चाहिए? मुझे बहुत आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट तो न्याय के घर है ना, जहाँ केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक न्याय की बात की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये इस तरह के कमेंट, हालांकि मैं एक साधारण नागरिक हूँ, पर साधारण नागरिक को भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो भी किसी न किसी माइंडसेट से वहाँ पर आया हुआ, और तभी वो ये बात कह रहे हैं। यदि वो पूरी तरह से संवैधानिक समझ के साथ बात कर रहे होते तो इस तरह का कमेंट कभी नहीं आता। तो जो आरक्षण कब तक चाहिए, तो ठीक है, हाथरस बंद हो जाए, दलित स्त्रियों पर अत्याचार बंद हो जाए, खैरलाजी बंद हो जाए, मिर्चपुर, गोहाना, झज्जर, पता नहीं कितने सारे, वो जो दलित लड़का अपनी मूंछ सिर्फ ऐंठ करके ऊपर किए हुए है, तो मूंछ ऐंठी हुई ऊपर क्यों है, इसके लिए मारा जाता है। जिस दिन जब तक ये चलता रहेगा तब तक आप आरक्षण को खत्म कैसे कर देंगे? आप उसको मनुष्य होने का दर्जा देंगे या नहीं? या तो आपके भीतर की मनुष्यता खत्म हो गई है कि आपको एक व्यक्ति बिला वजहों के मार खाता हुआ दिखाई देने के बाद भी आप उसके हक में एक बात नहीं कह पाते हैं। तो मुझे इस बात से बहुत आपत्ति है। कल ही मेरी जयपुर के एडिशनल एसपी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि एक केस हमारे पास ऐसा आया जिसमें एक लड़के ने लंबे बाल रखे थे और दूसरे वर्ग के लोगों को सिर्फ ये पसंद नहीं आया कि इस समुदाय के लड़के ने लंबे बाल क्यों रखे, इसलिए उसकी पिटाई कर दी। तो जब इस तरह की स्थिति होंगी, इस तरह की घटना होंगी, और आप बात कर रहे हैं आरक्षण पे, आरक्षण का मतलब था कि वो समुदाय जो भी दलित पिछड़ा पीछे रह गया उसको बराबर लाना। ऐसा है मीना कि आरक्षण का कॉन्सेप्ट तो खुद ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दिया ना। यदि ब्राह्मण के पास अध्ययन अध्यापन के कार्य हैं तो ये आरक्षण है या नहीं है ना? तो इन लोगों को चाहिए कि पहले ये अपने आरक्षण की व्यवस्था, मंदिर में केवल यही पुजारी क्यों होता है, कोई दूसरा क्यों नहीं होता है? मंदिरों में किसी दूसरे शूद्रों को कई जगह लिखा हुआ है, तो ये आरक्षण है या नहीं है? तो इन जजेस जो भी जिन्होंने भी इस तरह के कमेंट पास किए हैं, उनको चाहिए कि पहले इन मंदिरों से जाकर के उन सारी लाइनों को मिटवाएं, लोगों के भीतर एक समतावादी दृष्टिकोण पैदा करें, और जब है तो वो समतावादी दृष्टिकोण ये पैदा करने में सफल हो जाए, उसके बाद आरक्षण को हटाने की बात करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम कह रही है कि जब एक समतावादी मानवतावादी विचार आएंगे आगे, तब इस आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल है मैम, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। मेरी एक साथी थी जो हमेशा आरक्षण को गाली देती थी और कहती थी कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि आरक्षण की वजह से हम पीछे रह जाते हैं, और जो आरक्षित लोग होते हैं उनके कम नंबर आते हैं और वो जो हैं आगे हमसे आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने विचार देखिए, आरक्षण के लिए जब तक गलत तरह का प्रचार किया जाएगा, इसके लिए फिर से मैं कहूँगी कि इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग जिम्मेदार है।
जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए सलाह देता है, जिसकी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना जाता है, वह व्यक्ति इस संदर्भ में हमने जब बात शुरू की और ये कहा कि ज्योतिबा फुले जैसे व्यक्ति को सिलेबस में नहीं रखा जाता है, इसका विरोध किया जाता है ना, तो ऐसे ही लोगों के द्वारा आरक्षण पर कोई पॉजिटिव कमेंट क्यों आएगा? क्योंकि वो तो उनकी जो परंपरा है, जिसमें जैसे ही कोई शूद्र ज्ञान हासिल कर रहा है, शंभुक तपस्या कर रहा है, तो वो उसकी हत्या की जाएगी, उसका वध किया जाएगा। पर ऐसा व्यक्ति जो उनकी आस्था में आंखें मूंद के उनको पूज रहा है, तो राम शबरी के जूठे बेर खा लेंगे। ये इनका व्यवहार है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को ये बताना चाहिए कि जिस समाज में ये जो सवर्ण, जो अनारक्षित वर्ग है, उस अनारक्षित वर्ग के पास जो ज्ञान संसाधन है, जो उनके परिवारों में मिलता चला रहा है, उसके लिए उनको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जो दलित समाज का बच्चा है या आदिवासी समाज का बच्चा है, उसके सामने जो कोर्स, जो सिलेबस रखा जाता है, वो इस मुख्य धारा के लोगों का बनाया हुआ सिलेबस है। अब मुझसे कहा जाएगा या एक आदिवासी से कहा जाएगा कि रामचरितमानस अवधी में लिखी हुई है, इसको पूरी तरह से समझ लो, तो उसकी भाषा तो वो है नहीं। वो सबसे पहला संघर्ष तो भाषा के लेवल पर करता है, और उस भाषा के साथ फिर उसको जो उसका दर्शन नहीं है, उस दर्शन को वो समझने का प्रयास करता है, तो वो उसी समय उस अनारक्षित वर्ग के बच्चे से दुगुनी तिगुनी चौगुनी मेहनत कर रहा है, और तब वो उतने अंक ला रहा है। यदि इन बच्चों को से कहा जाए कि तुम जरा उस आदिवासी के जीवन को जाकर के कोर्स में पढ़ करके आ जाओ, और तो उस आदिवासी और इस बच्चे में, दोनों में फिर कंपटीशन करवा लिया जाए, देख लिया जाएगा कि कौन मेरिट में आ रहा है, तो आपका मेरिट का छद्म हमारी समझ में आ रहा है। तो कृपया इस छद्म को, इन बच्चों को, इस यूथ को समझाने की जरूरत है कि ये जो मेरिट नाम का है ना, हाँ, ये आप लोग इसको इस तरह से ठीक लोगों के पास जाइए और वहां पर चर्चा करिए। यदि आरक्षण ही, अच्छा, एक और इसी संदर्भ में बात कही जाती है कि इस देश का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि आरक्षित वर्ग के लोग हैं। तो भाई साहब, आरक्षण कितने % है इन टोटल? क्या वो 50% से भी ज्यादा है? ठीक है ना? यदि वो 50% से ज्यादा नहीं है, तो बाकी का 50% देश को आगे क्यों नहीं ले गया? ठीक है, उसने सारे के सारे तमाम तरह के वैज्ञानिक आविष्कार और भी दर्शन, जो कुछ है, भाई साहित्य में तो आप दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। साहित्य तो आपकी संपत्ति रहा है, क्यों नहीं नोबेल प्राइज ले लिया, है ना? तो ये सारा मतलब कि अपनी सुविधा के अनुसार जहां मैं सुरक्षित हूं, केवल उस संदर्भ में बात करना और बाकियों को छोड़ देना। तो हम तो भाई मानते हैं कि हम बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं उन लोगों की तुलना में, जिसमें जिस तरह की परिस्थितियों से हम सारे के सारे निकल करके आते हैं। वहाँ हमारा न इस दर्शन से कोई वास्ता है और न इस भाषा से हमारा कोई वास्ता है, पर फिर भी उस भाषा और उस दर्शन को समझते हुए आपके साथ कॉम्पीट करते हैं। और ये भी ध्यान रखना होगा कि केवल एडमिशन के समय हमें छूट दी जाती है। पास करने के लिए कोई छूट मिली क्या? पास तो उसी परसेंटाइल में होता है जिस परसेंटाइल में आप हो रहे हैं।
बहुत सारी बातें की और समय भी बहुत हो रहा है, तो जल्दी से 2-3 सवाल और ले लेते हैं मैम। आपने साहित्य की बात की, तो हम लोग साहित्य पे ही आते हैं। साहित्यवाद में किस तरह से जातिवाद फैला है? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने शरण कुमार लिम्बाली जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्हें जो सरस्वती सम्मान मिला, उससे पहले जो है 23-24 लोगों को मिला और वो पहले दलित ऐसे हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान मिला। तो साहित्य में किस तरह से जो है जातिवाद फैला है, थोड़ा सा इस पे विस्तार से बताइए। इसका एक बहुत ही सरल सा उदाहरण है कि साहित्य में क्या दलित साहित्य को आसानी से स्वीकृति मिल गई? बिल्कुल है ना, यही इसका उत्तर है। जब अब तो वे नहीं रहे, पर प्रकांड विद्वान नामवर सिंह यदि अपनी बात इस तरह से कहते हैं कि यदि दलित साहित्य दलित व्यक्ति ही लिख सकता है, तो वो कहाँ जाकर के तुलना करते हैं? तब तो घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा ही होना होगा। आप मानसिकता देखिए कि एक व्यक्ति और एक जानवर, इन दोनों में वो कोई अंतर नहीं कर पा रहे हैं। अब घोड़े पर मैं ये कहती हूँ, फिर से यहाँ दर्ज करती हूँ कि घोड़े पर लिखने के लिए सच में घोड़ा तो होना होगा, क्योंकि घोड़े के मुंह पर आप जो लगाम लगाते हैं उससे कितनी चोट पहुँचती है, ये आप बताएंगे या घोड़ा बताएगा? घोड़े पर पड़ने वाली चाबुक से कैसे दर्द की लहर उठती है, ये कौन बताएगा? जो चाबुक मार रहा है वो बताएगा क्या? तो यहाँ पर दलित साहित्य और गैर दलित साहित्य, यहाँ भी वही मसले हैं। आप ही सारी चीजें तय कर लेंगे कि दलित किस तरह का जीवन जी रहा है, वो मैं बताऊंगा। तुम क्या मतलब, इनको तो हमेशा से प्रतिनिधित्व लेने की आदत लगी हुई है, ये हर किसी का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। तो मेरा जो दर्द होगा उसके लिए कहता है रुक जाओ, तुम रुक जाओ, तुम्हारे बारे में मैं बात कर लेता हूँ। और जो आप दलित साहित्य, और जैसे ही दलित साहित्य ने इस गैर दलित साहित्य के, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो गीता हो, या कोई भी इस तरह का ग्रंथ हो जिसको धार्मिक ग्रंथ बना करके लादते हुए, मनुस्मृति, डॉक्टर अंबेडकर ने तो मनुस्मृति का दहन करवाया था। तो इन सारे ग्रंथों में जो कुछ भी हमारे लिए अमानुषीय लिखा हुआ था, उन सब के परिपालन को करते हुए ये कितना क्रूर व्यवहार, कितना अमानवीय व्यवहार हमारे साथ करते हैं। जो अभी आपने बताया कि लंबे बाल रख लेना, या दलित लड़के का वो जूती, ऐसी गोल घूमी हुई फैशन की जूती पहन लेना, या दलित दूल्हे का घोड़ी पर चढ़ जाना, ये सारा का सारा इसको लेकर के जब दलित खुद लिखना शुरू करता है, तो इससे आपकी जो मानसिकता है वो, उसका आवरण हटता है, आप एकदम से नंगे हो जाते हैं। और ये नंगापन देख करके आप तवे में, गरम तवे के पानी की तरह छन छन नाचने लगते हैं और उसको इनकार करते हैं। तो इसी से साहित्य के भीतर छाया हुआ जातिवाद बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो जिन लोगों को आपत्ति थी दलित शब्द से, वो एक बार हेमलता महेश्वरी मैम को एक बार सुन ले कि वो कैसे जो है उस चंगुल में फंस रहे हैं जो इतिहास खत्म करना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ हेमलता महेश्वर मैम थी, जो जामिया मिलिया इस्लामिया की HOD रह चुकी हैं, हिंदी डिपार्टमेंट की, और अभी प्रोफेसर हैं। और उन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बात की जिन मुद्दों पे कई लोग बात करने से कतराते हैं, चाहे वो आरक्षण हो, निजीकरण हो, और भी कई तमाम मुद्दे हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द मूक नायक। मैं हूँ मीना कोटवाल। अगर आपको हमारी वीडियो स्टोरीज अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।